आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे जो पहला चैप्टर चालू किए थे जैव प्रक्रम, उसका थ्योरी पढ़ने के बाद आज ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछेगी और कौन सी ऑब्जेक्टिव रहेगी जैव प्रक्रम से। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, किसमें स्वपोषण होती है। तो आप लोगों को बताया गया था स्वपोषण उस जीव या सजीव में होता है जो अपना पोषण स्वयं करता है, अपना खाना निर्माण स्वयं करता है और खाता है, तो वो स्वपोषण होता है। तो हरे पौधे में स्वपोषण होता है। दूसरा है, मुंह में स्टार्च का पाचन शर्करा में होता है। किसके द्वारा होता है? शर्करा, मुंह में पाचन शर्करा में होता है। किसके द्वारा? तो एमाइलेज के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। दूसरा, मुंह में स्टार्च का पाचन शर्करा में होता है। तो शर्करा वो चीनी नुमा पदार्थ होता है, और स्टार्च किसे कहते हैं? तो स्टार्च, अगर आप मुंह को खोलेगा उसके तालों में जो खरोचन निकलता है उसी को क्या कहते हैं? स्टार्च। नहीं तो आप प्याज की पतली झिल्ली की तरीका से आप उसको अगर छीलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्टार्च। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होती है। यहाँ पे मुख्यतः पूछा गया है जो कौन सी गैस मुक्त होती है। वैसे तो मुक्त ग्लूकोज भी होती है, बनती है, ग्लूकोज बनती है, और जल भी बनता है, उसके मुक्त हो जाती है, जो खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है और खत्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में 6 परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड की या 12 परमाणु जल की, H2O की, जहाँ से क्या बनती है? ग्लूकोज, जिसका भोजन ग्रहण करता है कौन? पेड़ पौधा। और मुक्त होता है ऑक्सीजन, 6 परमाणु, और 6 परमाणु जल का बच जाता है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, जो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस रंग में? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो पहला रंग है बैगनी, नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में। किस रंग के प्रकाश में होती है? तो बैगनी, नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में। अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो यहाँ पे बताया गया इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन था और ऐसा ऑप्शन 3 था जिसका कोई सही तात्पर्य नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर बात किया जाए जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आप प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, हरे पेड़ पौधे लगाइए, जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ करके ऑक्सीजन प्रदान करती है। श्वास के द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला है, छठा सवाल, जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। कोई जीव मर गया तो वो जो मर जाता है उसको गलने के बाद कीड़े मकोड़े का आप लोग देखते होइएगा जो खाता पीता रहे। नहीं तो कोई तिलचट्टा ही मर जाता है तो उसके बाद चींटी बहुत छोटी रहती है, लेकिन उस समूह में जब आती है तो उसकी शक्ति बहुत मजबूती से हो जाती है, और कोई भी बड़ा जीव रहता है तो उसको उठा कर ले जाता है कि नहीं ले जाता है? ले जाता है कि नहीं ले जाता है? ले जाता है। तो ले जाता है तो वही, और फिर उसको क्या करता है? मरे हुए को ले जाकर के क्या करता है? जलाता है। दुर्गधा कहीं का, कैसे तू बोलता है जलाता है रे? वो जो मृत जीव को ले जाए, कीड़ा मकोड़े को ले जाता है चींटी, तो वो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए ले जाता है ना, कि किसके लिए ले जाता है? खाने के लिए। उसका दादा दादी या मम्मी पापा था ना जो उसको जलाने के लिए ले जाएगा। चलो आगे। तो उस जीव को क्या कहते हैं? उस जीव को मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। अगला है, प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। और ये पोषण क्या होता है? प्राणी समपोषी पोषण, तो इसमें होता है ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की विधि को, मतलब ठोस कोई भोज्य पदार्थ है उसको जो कोई ग्रहण करता है तो उसको क्या कहते हैं? प्राणी समपोषी पोषण। प्राणी समपोषी पोषण। नहीं तो आप लोग बताइए, ठोस कोई पदार्थ हो गया, लकड़ी हो गया, क्या हो गया? अपने सबके घर के गांव घर के भाषा में क्या बोलता है उसको? क्या लग गया उसमें? घुन लग गया या कुछ लग गया, उसमें कीड़ा मकोड़ा खा जाता है कि नहीं ठोस पदार्थ को? और वैसा ही जीव जब आता है तो उसको क्या कहते हैं? प्राणी समपोषी पोषण। ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की विधि को समझ गया। अगला है, स्वांगीकरण क्रिया के द्रव्यमान क्या होता है? नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। स्वांगीकरण क्रिया के द्रव्यमान क्या होता है? नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अगला सवाल है 9वां,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान जल के अणुओं का अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है? उसके समय में जो जल टूटता है तो उसको क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। याद कर लीजिएगा, नहीं तो अगर पूछ देगा फोटोलाइसिस क्या है तो इसका जवाब आप लोग 2 नंबर में दे सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान जल के अणुओं का अपघटन फोटोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? अमीबा तो छोटी छोटी जीव रहती है, उसका जो पैर रहता है ना, जिसे वो चलता है, उसी से वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। किससे ग्रहण कर लेता है? जिससे चलता है उसी से। नहीं तो आप देखे होइएगा जो मच्छर सब क्या करते हैं, उड़ते उड़ते सूर से क्या करते हैं? ब्लड चूस लेता है ना, कि नहीं चूसता है? तो उसका सूर जो भी होता है, जो पैर जो होता है मच्छर का, वैसा ही रहता है, उसका सूर रहता है ना मच्छर का। तो वैसे ही कूटपाद हो गया किसका? अमीबा का। किसका? आगे लाल ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं। ये मोस्ट ही ऑब्जेक्टिव है जो बार बार परीक्षा में पूछता है। जो लाल ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो लाल ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका नाम हो गया टाइलिन। क्या हो गया? टाइलिन। टाइबीम नहीं रे, देख करके बोलो, नहीं तो जो बोलते हैं बोलो। टाइलिन क्या है? आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, मतलब सबसे खतरनाक अम्ल, सबसे खतरनाक एसिड, जो आप लोग रसायन शास्त्र में पढ़े हैं। आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से भी रसायन शास्त्र का जो अम्ल और क्षार चैप्टर होगा वो बहुत जल्द आ जाएगी यूट्यूब पे। इसके लिए आप लोग यूट्यूब पर प्राप्त करना चाहते हैं वैसा वीडियो जल्द से जल्द, तो अपने लोग देखते हैं सिर्फ, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए। जो वीडियो डालते ही इस आईडी पे, इस चैनल पे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा जो ये वीडियो आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए। यकृत के द्वारा स्रावित होता है पीत रस। यकृत कौन सा रस स्राव करता है? पीत रस। तुम लोग को बहुत गुस्सा आता है, वैसा ही रस कौन स्राव करता है? यकृत। अगला, पीत रस का क्या कार्य है? पीत रस का मुख्य कार्य होता है, पीत होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। ये पीत रस क्षारीय होता है, भोजन के माध्यम का क्षारीय बनाना, क्षार बनाता है। क्या बनाता है? क्षार बनाता है। दूसरा है जो वसा का इमल्सीकरण। क्या करता है? वसा को इमल्सीकरण करता है, वसा को तोड़ने का काम करते हैं। जब आप तिलपक सामान ज्यादा खाते हैं ना, पकवान तला भुजा, तो उसको पचाने में कौन मदद करता है? पीत रस। कौन मदद करता है? पीत रस। अगला सवाल है, अग्नाशी रस में उपस्थित रहने वाले एंजाइम हैं। अग्नाशी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। कौन कौन? कस के बोलिए। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अगला सवाल, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है इलियम में। क्या होता है? इलियम, जहाँ से उत्सर्जन होता है। इलियम सबसे अंतिम पार्ट हो गया। कहाँ पे होता है अवशोषण? इलियम में। अब अगला सवाल है, इलियम की दीवार से निकलने वाली उंगलीनुमा संरचनाएं कहलाती है। आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया, तो उसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। शरीर का सबसे कठोर भाग है एनामेल। क्या है? एनामेल। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? एनामेल। मोस्ट वीडियो याद कर लीजिएगा। आहार नाल की लंबाई अधिक होती है। अब आप लोग कहते होइएगा जो हम मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, हम नहीं खाते, हम शाकाहारी हैं। तो एक चीज गौर कर लीजिए, शाकाहारी प्राणियों को पाचन क्रिया के लिए जो आहार नाल की लंबाई होती है ना, सबसे अधिक होती है, मांसाहारी की कम रहती है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर उल्टा ये नहीं, जो हम मांस मछली खाते हैं तो पाचन करने में, हम मांस मछली खाते हैं तो पाचन करने में क्या होगी? परेशानी होगी। अगला सवाल, और ज्यादा मेरी आहार नल की लंबाई होगी, ये यहाँ पे उल्टा हो जाता है। भोजन में उपस्थित वसा का पाचन होता है। भोजन में उपस्थित वसा जो होता है उसका पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। यही 20 ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर का, जहाँ से आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएगी। तब तक के लिए, जब तक बने लिए रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए। और आप लोगों को भी प्राप्त करना है 120 दिन में 80% अंक, इस चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। धन्यवाद।